हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब तक जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ फ्लूइड। ठीक है, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टर्म हम बात करेंगे फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बेटा, तो देखो फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड बेसिकली क्या है, एनी सब्सटेंस विच हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, फ्लूइड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो are called fluids। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर टेंडेंसी होती है, किसकी, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। अब अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि फ्लूइड की क्या क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके जो फीचर हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर फर्स्ट वन इसका क्या है, जो इसके एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है, फीचर्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रैंडम ऑर्डर या रैंडम मैनर। एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। नेक्स्ट इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर क्या होता है कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इट हैज नो डेफिनाइट शेप, कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। और इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसके बाद से इसका जो नेक्स्ट फीचर है, ठीक है, यानी कि ये शीयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि इट कैंट withstand tangential or shear stress। मतलब कि टेंजेंशियल और shear स्ट्रेस को ये विथस्टैंड नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि जैसे कि अगर इस पर कोई भी टेंजेंशियल या shear स्ट्रेस काम कर रहा होगा तो वो उसकी वजह से क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, मतलब उसको बियर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसी तरह से इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये जिस भी कंटेनर में रखा होगा उस कंटेनर के हर एक सरफेस पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि जिस भी कंटेनर में रखेगा वो उस कंटेनर के या उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखोगे, ठीक है, उस पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर से सेंस क्या है, यानी कि प्रेशर जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो वो उसको प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्लूइड्स के। फ्लूइड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी क्या खासियत है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें लिक्विड और गैस, यानी कि फ्लूइड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, लिक्विड। सेकेंड टाइप इसका क्या है, गैस। ठीक है, मतलब कि बेसिकली फ्लूइड जो है दो तरह के हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट लिक्विड, सेकेंड गैस। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। ये दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम गैस की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके पास कंप्रेसिबल होगा, यानी ये चीज़ क्या होगा, कंप्रेसिबल होती है गैस। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल। इस कंप्रेस करके इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसके पास वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। जिस भी कंटेनर में आप रखोगे या जो भी इसको स्पेस मिलेगा उसको ये ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा, यानी कि पूरी तरह से ये उसको ऑक्युपाई कर लेगा। तो इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है, लिक्विड के लिए पढ़नी है और गैसेस के लिए पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद से टर्म्स आएंगे फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, यानी कि फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखो। फ्लूइड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो फ्लूइड की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो फ्लो कर रहा होगा या स्टैटिक कंडीशन में है। तो दोनों केसेस में उस पर कितना फोर्स लग रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दो चीजें हमें देखनी है। फर्स्ट क्या है, फ्लूइड स्टैटिक। सेकेंड हमें क्या देखनी है, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड स्टैटिक्स को और क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स। इसको हम और एक वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स।
हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics that deals with the study of fluid in static condition, static कंडीशन, मतलब कि स्टैटिक कंडीशन में जो भी हम फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स हम बोलेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, पास्कल लॉ। ठीक है, क्या की चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद से और क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, तो देखो जो भी चीज़ें स्टैटिक कंडीशन में हम स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सरफेस टेंशन आपका आ जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम जो भी चीज़ें फ्लूइड की पढ़ेंगे स्टैटिक कंडीशन में, वो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद study of fluid in dynamic state, मतलब कि डायनेमिक कंडीशन में जो भी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इसको हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम, नेक्स्ट टॉरिसेलीज लॉ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि मूविंग फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे वो हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। थ्रस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यानी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, या कह सकते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड किसी भी सरफेस पर उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन the surface in which is contact with it, which is in contact with it is called thrust। ठीक है,
यानी कि जो भी लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करता है वॉल, जैसे मान लो कि जो कंटेनर है, कंटेनर के वॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, इसको हम बेसिकली थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स एक्सर्ट करता है लिक्विड जो उसके सरफेस पे, यानी कि जिस भी कंटेनर में या जिस भी चीज, जो भी चीज़ें बॉडी उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, जो भी सरफेस उस लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो वो उस सरफेस पर क्या होगा, टोटल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा उसको थ्रस्ट बोलते हैं। और जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है या नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी प्रूफ हम लोग देखेंगे लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम का सेंस ये है, एक कंटेनर अगर हम लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड को फिल कर रखा है, ठीक, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लें, ठीक है, इस कंटेनर पे सपोज करो कि यहाँ का जो भी लिक्विड है, ठीक है, वो इस सरफेस के अलोंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इस सरफेस के अलोंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया क्या बेटा, O। ठीक है, तो यहां पर अगर ये फोर्स इधर की तरफ एक्सर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसको इधर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, दैट इज R। ठीक है, तो यहां पे अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है भाई इसके सरफेस पे, हम इंक्लाइंड ले रहे हैं, हम नॉर्मली नहीं मान के चल रहे हैं कि भाई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो भी लिक्विड एक्सर्ट करता है फोर्स वो सरफेस के नॉर्मल एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो नॉर्मल नहीं, यानी कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा डिग्री पर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो इधर की तरफ है क्या, R cos थीटा, यानी इसको अगर हम अलग बना लें तो यहाँ पे ये O पर इधर की तरफ आपका फोर्स काम कर रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन है वो नॉर्मल, दैट इज ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में R cos थीटा काम करेगा। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में R sin थीटा काम करेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें इस पे दो तरह का, एक टेंजेंशियल, यानी कि इसके टेंजेंशियल मतलब इसके एलोंग जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज द R cos थीटा। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स की हम बात करें तो बेटा अभी हमने बात किया था कि इसमें टेंजेंशियल फोर्स जो आपका R cos थीटा है और बाकी इसका जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट जो है रिएक्शन का वो R sin थीटा है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ मालूम है क्योंकि हमने जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तो लिक्विड की हमने ये प्रॉपर्टीज़ देखा था, उसमें हमने बताया था कि जो लिक्विड है वो शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस को, ठीक है, विदस्टैंड नहीं करता है, मतलब कि होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब कि इसको बैलेंस नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R cos थीटा है वो क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कि जो भी फोर्स इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, यानी कि R cos थीटा को कोई रेजिस्ट करने वाला फोर्स नहीं होगा। सिंस लिक्विड, ये इसको हम बेसिकली बोलेंगे क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंस लिक्विड कांट, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि जो लिक्विड होता है वो टेंजेंशियल फोर्स को या टेंजेंशियल कंपोनेंट को या टेंजेंशियल स्ट्रेस को क्या कर सकता है, रेजिस्ट नहीं करता है। लिक्विड कांट रेजिस्ट
टेंजेंशियल फोर्स। तो जब टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट होगा, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं है, इसका मतलब लिक्विड क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि लिक्विड मस्ट बी, दिस इंप्लाइज लिक्विड मस्ट बी फ्लो अलोंग टेंजेंट। ठीक है, चूंकि इस कंटेनर के अंदर देखा हमने लिक्विड लिया और ये लिक्विड जो है बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में है, फ्लो होना चाहिए लेकिन ये रेस्ट की कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है, यानी कि r cos थीटा आपका जीरो ही होगा, तभी ये रेस्ट कंडीशन में होगा। क्योंकि अगर इधर की तरफ कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, इसके लॉन्ग यानी कि टेंजेंट के लॉन्ग जब कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब r cos थीटा आपका जीरो होगा, तभी ये रुक सकता है। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, दिस इंप्लाइज r cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो r cos थीटा जीरो तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब 90 डिग्री होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तभी ये पूरा का पूरा जो है कंपोनेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो आपका लिक्विड है वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे चूंकि r क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, एंड r शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो r जीरो नहीं तो यही cos थीटा जीरो होनी चाहिए। इसको चाहो तो ऐसे लिखो, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि जो फोर्स है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर काम करेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस of liquid on the surface, contact with liquid, contact with liquid is perpendicular, perpendicular to surface। ठीक है, यानी कि नॉर्मल। तो इसी वजह से जो हमने थ्रस्ट की डेफिनेशन की बात की थी कि टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बाय अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, कांटेक्ट विद इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कि जो टोटल फोर्स काम करेगा और वो लिक्विड जो भी टोटल फोर्स उस सरफेस पे लगाएगा वो कैसा लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब नॉर्मल फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब थ्रस्ट जो होगा आपका हमेशा नॉर्मल होगा। क्लियर, यानी कि थ्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो थ्रस्ट हमेशा नॉर्मल होगा। फोर्स की हम बात करेंगे तो फोर्स आपका टेंजेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंट के लॉन्ग भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। लेकिन अगर हम थ्रस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो थ्रस्ट का मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ही होगा। ये चीज आपको प्रूफ दिख गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है, यानी कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, नॉर्मल फोर्स ध्यान रखिएगा कि जो भी परपेंडिकुलर हम फोर्स लेंगे पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद से प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि फोर्स डिवाइडेड बाय, चलिए प्रेशर की डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर
फोर्स, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब कहोगे बेटा यहाँ पे तो फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया हमारा क्या है? स्केलर है, यानी कि 1 बाई एरिया है, यानी कि 1 बाई एरिया से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा फोर्स का सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि वेक्टर हम फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वेक्टर फोर्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स इज नॉट अ वेक्टर, उसमें डायरेक्शन क्या है? इस नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें परपेंडिकुलर फोर्स लेना है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे प्रेशर क्या होगा? इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों? बिकॉज ओनली नॉर्मल फोर्स, ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज कंसिडर्ड, फोर्स इज कंसिडर्ड, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट फोर्स का कंसीडर किया जाता है इसमें, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इट्स एसआई यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब फोर्स का न्यूटन, एरिया का क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया या मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या? पास्कल, ठीक है। अगर हम एवरेज प्रेशर की बात करेंगे, एवरेज प्रेशर, ठीक है, तो एवरेज प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो भी इसका फोर्स होगा डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, जिसको हम कॉमनली प्रेशर वर्ड से जानते हैं, दैट इज पी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंस्टेंटेनियस या लिमिटिंग प्रेशर की बात करें, अगर मान लो जो भी लिक्विड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि नॉर्मल फोर्स नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉर्मल फोर्स लेना है, नॉर्मल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, तो उस केस में यानी कि अलग अलग उस केस में प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज डेल्टा एफ, और उसका एरिया जो है मान लो डेल्टा ए, इसको अगर लिमिट कर दें, यानी कि P इज इक्वल टू लिमिट, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, मतलब कि बहुत स्मॉल एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है हर एक एरिया के साथ, यानी कि डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए ये प्रेशर ही होगा। लेकिन क्या होगा? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, क्योंकि प्रेशर वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स होना जरूरी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जो प्रेशर होगा यानी कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा ए टेंड्स टू 0, चूंकि जब पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट का जो एरिया होता है वो क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास होगा, निग्लेजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा पी, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम कंबाइन फॉर्म क्या लिख सकते हैं? डी एफ बाई डी ए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस प्रेशर, यानी कि इंस्टेंटेनियस प्रेशर आपको लिखेंगे डी एफ बाई डी ए, ठीक है। यहाँ पे एरिया जो है क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए, यानी कि जब वेरिएबल हो, यानी कि जो फोर्सेस लग रहे होंगे, लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग काम कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स अलग होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने से बेहतर क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज जो है ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।